पिछली भाग में दक्षिका भूतनी उस गांव से आ रही उन आवाज़ों को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वो अदृश्य हो गई। वो भूगर्भ के अंदर जाने के बाद अपने मन में इस तरह सोचने लगी, ये कैसी विचित्र आवाज़ें हैं। उन आवाज़ों को सुनकर मेरा सर फटने लगा। वो आवाज़ें इतनी भयानक थी कि मेरे सर के सारे नस कटने के जितना दर्द होने लगा। कौन है वो? कौन है वो? कौन है जो ऐसी विचित्र आवाज़ें कर रहा है? इन आवाज़ों के पीछे जो भी है उनका पता करके उन्हें काट कर उनके रक्त से मैं रक्ताभिषेक करवाऊंगी। अगर कल भी इसी तरह की आवाज़ें सुनाई दी तो मेरे हाथों वो लोग हरगिज नहीं बचेंगे। इस तरह दक्षिका भूतनी क्रोध आवेश में आकर भड़क उठी। और दूसरी तरफ अगले सुबह गांव के सभी लोग बहुत ही डरे हुए थे। गांव का एक व्यक्ति मुखिया जी के पास आया। मुखिया जी, आपसे एक बात करनी है। तब मुखिया जी ने इस तरह कहा, हाँ बताओ क्या है? कल रात की घटना के बारे में है क्या? उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। तांत्रिक दादी जी ने जैसे कहा था ठीक उसी तरह उस चमगादड़ के खून को इन 15 दिनों तक वहाँ पर डालकर आ जाना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ मत सोचना। मुखिया जी, वो बात नहीं है, बस हमें बहुत डर लग रहा है। बिजली के गिरने की वजह से गांव के बीच जो गड्ढा बना है उसे हम भर देना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, हाँ तूने सही कहा है। अगर उस गड्ढे में छोटे बच्चे या पशु गिर जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए उस गड्ढे को भर देना ही सही होगा। और तो और शाम के वक्त गांव की महिलाओं को दक्षिण दिशा के पर्वत के पास भी जाना है। ऐसा 15 दिनों तक करना ही होगा। और जैसे मुखिया जी ने कहा था ठीक उसी तरह गाँव वाले कुछ लोग मिलकर जहाँ पर बिजली गिरकर गड्ढा बना था उस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। और इतना ही नहीं, उस गड्ढे को मिट्टी से भरने के बाद उस मिट्टी पर पानी डालकर भी चले गए। और उस दिन के शाम को जैसे तांत्रिक दादी जी ने कहा था ठीक उसी तरह गांव के सभी महिलाएं उस चमगादड़ के खून को मटकियों में भरकर दीप के कांतियों के साथ उस दक्षिण दिशा के पर्वत के पास जाकर उस खून को वहां के मंत्र जल में डाल दिया और बिना पीछे मुड़े अपने गांव वापस आ गए। लेकिन एक बड़ी अजीब बात ये हुआ कि सभी गांव वालों के घरों में एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। इस तरह हर गांव वाले के घर में होने की वजह से सभी मिलकर मुखिया जी के पास आ गए। मुखिया जी, गांव में एक और विचित्र बात हो गई। गांव वालों के सभी के घरों में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, अरे क्या कह रहे हो तुम लोग? हर घर में गड्ढा कैसे बन सकता है? कोई चोर वोर आ गया है क्या? मुखिया जी, अगर चोर होता तो हर रोज एक एक घर में आता, लेकिन बिजली के गिरने की वजह से जितना बड़ा गड्ढा बना था ठीक उसी तरह का गड्ढा हर गांव वाले के घर में बना है। मुखिया जी, आप जरा एक बार आकर देखिए। ये सुनकर मुखिया जी बहुत हड़बड़ी में गांव आ पहुंचे और गांव की महिलाएं दक्षिण दिशा के पर्वत से वापस आकर उस चमगादड़ के पास मटकियों को फोड़ दिया और जो गड्ढा उन्होंने भरा था वो वापस गड्ढा बन गया। ये देखकर मुखिया जी बोले, मुझे लगता है कि इस गड्ढे को भरने की वजह से ही तुम लोगों के घर में गड्ढा बना है, इसलिए इस गड्ढे को ऐसे ही रहने दो, इसे कुछ मत करना। तांत्रिक दादी जी के आने के लिए और 15 दिन लगेंगे, इसलिए हमें इस बीच कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करना है। अच्छे से याद रखना, तुम लोग कोई भी इस गड्ढे के पास मत जाना और फिर उस चमगादड़ के पास सिर्फ गांव के महिलाएं ही जाएंगी और वो भी उसके खून अपने मटकियों में भरने के लिए। ठीक है, तुम लोग अपने घर जाकर उन गड्ढों को भर दीजिए। तुम लोग बहुत सावधानी से रहना, ठीक है? इस तरह मुखिया जी ने कहा। ये सुनकर गांव वाले सभी बहुत डरते हुए, ठीक है मुखिया जी, ठीक है, पता नहीं कब तक ये भूतनी हमें सताती रहेगी।
हमें इस भूतनी से किसी न किसी तरह से छुटकारा पाना ही होगा। इस तरह वो सभी परेशान होकर कहने लगे। तब मुखिया जी ने कहा, अरे हम कर भी क्या सकते हैं रे, हमें बस उस तांत्रिक दादी जी की बात माननी है। वो हमारे खातिर ही तो पूजाएं कर रही है ना, थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, सभी अपने घर जाकर गड्ढों को भर दो। इस तरह मुखिया जी ने कहा। और दूसरी तरफ गांव की महिलाओं के द्वारा उन मटकियों को तोड़ने की वजह से दक्षिका भूतनी को जोर से सरदर्द होने लगा और वो उस पर्वत के पास प्रत्यक्ष हो गई। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई मेरे सर पर हथौड़े से मार रहा है। मेरा सर फटा जा रहा है, रोक दो, रोक दो। इस तरह वो चिल्लाने लगी। और दूसरी तरफ समाधि के अंदर से तांत्रिक दादी जी हंसने लगी। दक्षिका भूतनी के साथ बहुत अच्छा हुआ। इस तरह तांत्रिक दादी जी हंसने लगी और वो हंसी की आवाज दक्षिका भूतनी को सुनाई दी। कोई मेरा उपहास कर रहा है, मेरा दर्द उन्हें खुशी दे रहा है। मैं इस दर्द को इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मेरे चारों ओर एक रक्षा वलय बना हुआ है, वरना मैं आसपास के 14 गांवों तक शमशान बना सकती हूँ और उन सभी गांवों के लोगों के खून पीकर अपनी खून की प्यास बुझा लेती। बस कुछ पूर्णिमाओं के बाद मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। इस तरह वो भूतनी जोर से चिल्लाने लगी और तभी मकुला भूतनी वहां पर आकर वहां पर पड़ी हुई खून को अपने मुंह में ले ली। तब दक्षिका भूतनी ने कहा, मकुला अब 2 दिन ही बचे हैं, पूर्णिमा के दिन तुम इस खून को गांव में छिड़क कर आ जाना और हमेशा की तरह मैं बलि लूंगी और उसके बाद उस गांव में प्रवेश करने के रास्ते के बारे में सोचूंगी। और मकुला भूतनी सारे खून को अपने मुंह में लेकर वापस चली गई। और यहाँ गांव में सुबह होते ही मुखिया जी ने किसी को संदेश भिजवाया और वो आदमी मुखिया जी के पास आकर, क्या हुआ मुखिया जी, क्यों बुलाया आपने? तब मुखिया जी ने कहा, सुनो, मैं एक काम पर पास वाले गांव जा रहा हूँ। मेरे आने के लिए 2-3 दिन लग सकते हैं और इन 2-3 दिनों में जो भी काम होने हैं वो सभी काम सही तरह से होनी चाहिए। अगर जरा भी भूल हुई तो हमारा गांव खतरे में पड़ सकता है। सभी गांव वालों को सावधानी से रहना चाहिए और साथ ही उस खून को मटकियों में भरकर महिलाओं को उस पर्वत के पास डाल के आ जाना होगा और साथ ही उस गड्ढे के पास कोई मत जाना। तुम जाकर सभी गांव वालों से ये बात बता देना। तब उस व्यक्ति ने कहा, मुखिया जी अगर आप रहेंगे तो ही हमें हिम्मत मिलेगी। ऐसे समय में आप गांव से बाहर जाएंगे तो हमें बहुत डर लगेगा मुखिया जी। अगर जरा भी भूल हो गई तो पूरा गांव शमशान हो सकता है, इसलिए आप कहीं मत जाइए। ये सुनकर मुखिया जी ने इस तरह कहा, अरे इतना डरो मत रे, बस तुम सभी हर रोज जैसे करते हो वैसे ही बिना कोई भूल किए करना। तुम लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, बस 2 दिन की तो बात है, बहुत ही आवश्यक काम है इसीलिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग तब तक संभल के रहना, ठीक है? ऐसा कहकर मुखिया जी वहाँ से चले गए। लेकिन वो व्यक्ति डरा हुआ था। क्यों मुखिया जी, क्यों ऐसे छोड़कर जा रहे हो आप? पता नहीं आज रात को इस गांव में कौन सी अजीब सी बात होगी। इस तरह वो मन में सोचने लगा। और उस दिन के रात को भी दादी जी के कहे अनुसार महिलाएं सभी उस चमगादड़ के खून को मटकियों में भरकर उस दक्षिण दिशा के पर्वत के पास गए और वहां जाकर उन मटकियों से खून को वहां पर डालकर गांव वापस आके उन मटकियों को उस गड्ढे के पास आकर तोड़ दिया। ये आवाज सुनकर दक्षिका भूतनी बहुत भड़क गई और दर्द से चिल्लाने लगी। कौन है वो जो ये आवाजें कर रहा है?
मेरा सर पटा जा रहा है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इस तरह वो जोर से चिल्लाने लगी और ये आवाजें गांव तक आ पहुंची। अरे बाप रे, कौन है जो इस तरह चिल्ला रहा है? मुझे तो लगता है कोई भूतनी गांव में प्रवेश करेगी। जल्दी से सभी अपने अपने घर चले जाओ। और फिर गांव वाले सभी अपने अपने घर जाकर डरते हुए रह रहे थे। कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। ठीक रात के 12 बजे के समय पर उस गड्ढे से कोई आवाजें सुनाई देने लगी। इन गांव वालों को मारने का मन कर रहा है। इन सब के खून पीकर इनके कंकालों से अपने लिए मंदिर बनवाना चाहती हूँ। इस तरह की भयानक सी आवाज सभी गांव वालों को सुनाई दी। और अगले दिन सुबह होने पर भी गांव का कोई भी इंसान बाहर नहीं निकला। बस एक व्यक्ति बाहर निकलकर, ये क्या, कोई बाहर ही नहीं निकला। ओ अप्पा राव, ओ सुब्बा राव, सब बाहर आओ। इस तरह उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसियों को बुलाया। वो बाहर निकलकर, क्यों बाहर निकले रे? रात को उन बातों को सुना नहीं क्या? बहुत ही भयानक सी आवाजें भी आई थी। और तो और वो कह रही थी कि हम सबको मारकर हमारे कंकालों से मंदिर बनवा लेगी। ये सब सुनकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ रे, मैंने भी सुना था। पता नहीं कौन है, लेकिन वो तो बहुत बदले की आग में जल रहा है। कोई भूत है, पिशाच है, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। और एक बात, मुखिया जी गांव से बाहर गए हुए हैं। उनके आने के लिए 2-3 दिन लगेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर एक और व्यक्ति ने कहा, इसका एक ही परिष्कार है रे, हम सबको उस तांत्रिक दादी जी के पास जाना होगा। हम उन्हें जाकर सब कुछ बता देते हैं। ऐसा कहकर वो गांव वाले जहां पर तांत्रिक दादी को दफनाया था, वहां जाकर इस तरह कहने लगे, दादी जी, पता नहीं आपको हमारी बातें सुनाई दे रही है कि नहीं, लेकिन हम तो बहुत डरे हुए हैं। हम चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। और तो और हमारे गांव में हर रोज कोई ना कोई विचित्र घटनाएं घट रही हैं। कल रात को कोई पिशाच की आवाज भी सुनाई दी। उन आवाजों को सुनकर हमारे बच्चों के साथ साथ हम भी सो नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय में मुखिया जी भी गांव में नहीं हैं। उनके आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। आप ही कुछ परिष्कार बताइए दादी जी। तब समाधि से दादी जी इस तरह कहने लगी, आप सब डरना मत। आप लोगों को जो आवाजें सुनाई दे रहे हैं, वो सब उस दक्षिका भूतनी की आर्तनाद हैं। आप लोग हमेशा की तरह उस चमगादड़ के खून को दक्षिण दिशा के पर्वत के मंत्र जल में डालकर उन मटकियों को फोड़ देंगे तो उस भूतनी की शक्तियाँ कम होती जाएंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम हर रोज जरूर करना ही होगा। तुम लोग संभल के रहना। हर हाल में तुम लोग हर रोज उस चमगादड़ के खून को उस पर्वत के मंत्र जल में डालना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे बाहर आने के बाद मैं इसके बारे में सोचूंगी। तुम लोग जाओ। दादी जी की इन बातों को सुनकर, अरे दादी जी जिंदा हैं। हमने सोचा था कि वो मर गई होंगी। ठीक है दादी जी, जैसे आपने कहा वैसे ही करेंगे। ऐसा कहकर वो सभी गांव वापस आ गए। और यहाँ दक्षिका भूतनी अपनी शक्तियों से, अगर आज भी वो आवाजें मुझे सुनाई दी तो मैं उस सर दर्द को सह नहीं पाऊंगी। मुझे उन आवाजों को बंद करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ, मैं पूरे गांव में बिजली और बारिश बरसाकर पूरे गांव को बाढ़ में डुबा दूंगी। और उस बाढ़ की पानी की वजह से वो आवाजें मुझे सुनाई नहीं देंगी। ओ दूत मेघात्परा, प्रकट हो जाओ। उसके ऐसे कहते ही उसके सामने कुछ काले बादल आ गए और उन बादलों से दक्षिका भूतनी इस तरह कहने लगी,
सूर्यास्त होते ही और आधी रात से पहले ही पूरे गांव में अंधेरा छा जाना चाहिए और कहीं पर भी जरा भी जगह ना हो ऐसा एक बड़ा सा बारिश बरसाओ। और इतना ही नहीं, बिजलियों की कड़कड़ाहट से पूरे गांव में हल्ला मच जाना चाहिए। जाओ। इस तरह भूतनी ने बादलों को आदेश दिया और वो सभी बादल पूरे गांव में छा गए और पूरे गांव में जोर से हवा चलने लगी। ये देखकर गांव वाले इस तरह बातें करने लगे, अरे ये बेमौसम बादल कैसे आ गए? अचानक इतने सारे बादल कैसे छा गए? और तो और जोर से हवा भी चल रही है। अब उस दक्षिण पर्वत के पास मटकियों में खून ले जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। दादी जी ने कहा था ना कि आज भी उस चमगादड़ के खून को दक्षिण पर्वत के पास डालना है। पता नहीं महिलाएं कैसे करेंगी। इस तरह वो डरे हुए बात कर रहे थे, लेकिन तभी एक व्यक्ति ने कहा, चाहे जो भी हो जाए, महिलाओं को उस चमगादड़ के खून को उस पर्वत के पास डालकर आना ही होगा। हमें बस हिम्मत से काम लेना होगा। ये काम जरूर पूरा होगा। लेकिन पूरे गांव में जोर की हवाएं चलने लगी और भयानक सी बारिश भी होने लगी और गांव में बाढ़ भी आने लगी। और कुछ लोग वो चमगादड़ का खून बारिश में ना बह जाए, इसका उन्होंने अच्छी तरह से ख्याल रखा। और गांव की महिलाएं चमगादड़ के खून को मटकियों में भरकर इतने बारिश में भी उस पर्वत के पास आ पहुँचे। ये गांव के महिलाएं उस पर्वत के पास आ पहुँचते ही उस पर्वत से बहुत ही अजीब सी और भयानक सी आवाजें आने लगी थी। प्यास, खून की प्यास लगी है। पूर्णिमा की घड़ियां निकट आ रही हैं। बलि चाहिए, मुझे बलि चाहिए। ऐसी भयानक सी आवाजें उन महिलाओं को सुनाई दी और वो सभी बहुत डर गए थे।